नया टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट TITUENT सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। देखो जरा इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हम इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखो ऐसा होता है जैसे कि सपोज करिए ये फिनॉल है आपका, दिस इज फिनॉल, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहाँ हर एक जगह पे H है ना, H। यहाँ पे जो H था उसकी जगह पे तो OH आ गया है, बाकी तो हर जगह पे H होगा यहाँ पे। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो H है उस H को हटा करके यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूँ। यहाँ पे G मीन्स कोई भी ग्रुप हो सकता है, मैंने क्या कहाँ लगा दिया, H की जगह पे। तो ये अभी जो बनेगा वो क्या होगा, ये मिलेगा हमको, बोलो यस और नो। भाई हमने क्या करा, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे से H हटा के कोई ग्रुप लगा दिया। अब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, NO2, CHO, COOH, OH, OCH3, बहुत सारे हो सकते हैं, हेलोजन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो H हटा के मैंने G लगा दिया ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड मेरे को मिला इसको मैं क्या कहूँगा, देखो ये तो फिनॉल था, यहाँ फिनॉल से H को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दिया, G लगा दिया। तो मैं इसको कहूँगा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। व्हाट इज दिस, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। दिस इज नॉर्मल फिनॉल। बात समझ में आ रही है, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। अब होगा ये कि ये जो ग्रुप आया है इसको मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट वी कॉल इट, सब्स्टिट्यूएंट। तो H का सब्स्टिट्यूशन किसने करवा दिया, G ने, ग्रुप ने, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, H हटा के G लगा दिया। तो मैं बोलूंगा H हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय G, और G को मैं क्या कहूंगा, सब्स्टिट्यूएंट। और जो फिनॉल अभी मिलेगा उसे मैं कहूंगा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अब हमें ये देखना है कि ये नॉर्मल फिनॉल था और नॉर्मल फिनॉल में हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब इसे सब्स्टिट्यूएंट के आ जाने से इस फिनॉल का एसिडिटी घटेगा या बढ़ेगा, ये हमको देखना है। अब कई बार क्या हुआ करेगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फिनॉल का एसिडिटी बढ़ा दिया करेगा और कई बार वो घटा दिया करेगा। अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल का एसिडिटी बढ़ाएगा और कहाँ घटाएगा, ये हमें देखना है। यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं, तो इसको जरा देखते हैं। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जैसे कि ये मान लो मेरे पास है यहाँ पे फिनॉल और इसमें मैंने एक ग्रुप लगा दिया है EWG। भाई अभी जो मैं बात कर रहा था सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, वो सब्स्टिट्यूएंट या तो EWG हो सकता है या वो EDG हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को तो मैं बोलूंगा EDG है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग में से तो मैं बोलूंगा वो EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिनॉल में क्या लगा दिया है, EWG। और एक पॉइंट ये है, दिस इज नॉर्मल फिनॉल, और एक आपका ये है, यहाँ पे मैंने फिनॉल में क्या लगा दिया है, EDG, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, है ना, क्या बताया था कि हायर दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, याद है, कॉन्जुगेट बेस कॉमा, यस, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिडिक नेचर। तो किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बात तुम्हें मालूम है। अब देखो ये फिनॉल है जिसमें से मैंने H हटा के EWG लगा दिया है, लेकिन किस पोजीशन पे से EWG लगाया है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। बस लगा हुआ है रिंग पे, EWG लगा हुआ है। यहाँ पे रिंग पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये नॉर्मल फिनॉल है। अब एक बात सोचो कि जब यहाँ से H निकल जाएगा तो जो बचेगा उसको मैं क्या कहूँगा, कॉन्जुगेट बेस। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ इसी तरीके का तो होगा, बोलो EWG, यस और नो, कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा जरा बताओ, H निकलने के बाद दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये वाला, ठीक। अब क्या होगा कि इन तीनों में से जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वही ज्यादा
एसिडिक हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट हमको बता चुके हैं आपको। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिडिक नेचर। इन तीनों में से जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल वही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जैसे ही इसमें से H पॉजिटिव निकला तो ये हमें कॉन्जुगेट बेस मिला। अब इस कॉन्जुगेट बेस का प्रॉब्लम क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको क्या मिला हुआ है, अनस्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज में थोड़ी कमी आ जाएगी, और जब नेगेटिव में कमी आ जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको मालूम है जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा ये, और जितना चार्ज में कमी आएगी उतना ये स्टेबल होता जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो H पॉजिटिव हटने के बाद ये हमें मिलेगा कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। लेकिन यह EWG है जो इस रिंग में से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका काम ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो इस नेगेटिव चार्ज में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये नॉर्मल है। यहाँ पर तो कोई नहीं है नेगेटिव चार्ज को खींच करके इसको स्टेबल करने वाला। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव जाते ही ये कॉन्जुगेट बेस हमें मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से थोड़ा अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, EDG, और EDG क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को। अब एक बात सोचो कि ये तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पहले से ही अनस्टेबल है ना, पहले से ही परेशान है ये तो नेगेटिव चार्ज से। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल और गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने, तो नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा घट जाएगी। बोलो यस और नो। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, ये वाला। ठीक, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन, ये वाला है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहले से भी ज़्यादा। वो तो पहले से नेगेटिव से परेशान है, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो इसकी अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा कम एसिडिक रह जाएगा। नहीं समझ में आ रहे। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, जिसपे EWG लगा हुआ है, उससे कम कौन, जिसमें ना EWG है ना EDG है। कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे कम कौन, जिसपे EDG लगा हुआ है। तो एसिडिटी का जो नेचर है, जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखने वाले हैं, पहले तो आप इसको नोट करेंगे, और इसके बाद हम ये पॉइंट लिख रहे हैं कि अगर हमारे फिनॉल में EWG लग जाएगा तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस में से नेगेटिव चार्ज को निकाल लेगा, खींचेगा अपनी तरफ, कॉन्जुगेट बेस से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर EDG लगा हुआ है फिनॉल के अंदर तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे इसके कॉन्जुगेट बेस में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये इसको क्या बना देगा, अनस्टेबल। और जैसे ही अनस्टेबल होगा ये लेस एसिडिक हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने वाला ना लेने वाला, तो ये जितना है उतना रहेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो EWG हमेशा क्या करेगा, EWG विल ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी, रट लेना है इस पॉइंट को, और EDG ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो अगर मेरे को 3 फिनॉल मिल जाए, एक ऐसा जिसमें EWG लगा हुआ है, एक जिसमें EDG लगा हुआ है, एक जिसमें कोई नहीं लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, EWG वाला, उससे कम कौन, नॉर्मल वाला, और उससे भी कम कौन, EDG वाला। ठीक, यहाँ तक नोट करो। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनको मैं आपको नोट कराता हूँ। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल EWG क्या करने वाला है, इंक्रीजेज द एसिडिटी, increases the acidity by withdrawing electron from benzene ring and by stabilizing इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बड़ा ही आसान सी बात लिखी है कि EWG क्या करने वाला है, फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाने वाला है। कैसे बढ़ाने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींच के और उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बना के।
ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं ईडीजी के लिए। ऑन दी अदर हैंड ईडीजी डिक्रीजेस द एसिडिटी, डिक्रीजेस द एसिडिटी। कैसे घटाएगा एसिडिटी? इसको इलेक्ट्रॉन देके और उसको डीस्टेबलाइज बना के, जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा तो ये कम एसिडिक हो जाएगा। तो क्या? ऑन द अदर हैंड ईडीजी डिक्रीजेस द एसिडिटी बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन ring and by destabilizing its conjugate base। ठीक है जी। तो सीधा सीधा पॉइंट आप लोगों को रट लेना है क्या कि ईडब्ल्यूजी क्या करने वाला है? इंक्रीज दी एसिडिटी, ठीक है, और ईडीजी क्या करने वाला है? डिक्रीज दी एसिडिटी। तो देखो हमें मालूम चल गया कि अगर फिनॉल पे ईडब्ल्यूजी लगा हुआ है तो एसिडिटी उसकी बढ़ गई, ईडीजी लगा हुआ है तो एसिडिटी घट गई, इसकी एसिडिटी अपनी जो है सो है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, वहाँ ईडब्ल्यूजी थोड़ी लिखा आएगा, वहाँ तो कोई ग्रुप होगा, NO2 OH है ना, CH3 है ना, जैसे CHO COOH, कुछ भी ऐसा ग्रुप आ सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो ग्रुप फिनॉल में लगा हुआ है हमें उसको पहचान के बताना है कि जो ग्रुप है वो ईडब्ल्यूजी है या ईडीजी है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि ग्रुप ईडीजी है या ईडब्ल्यूजी है, उसके बाद तो हम बता ही देंगे कि अगर ईडब्ल्यूजी है तो ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल से, और अगर ईडीजी है तो फिनॉल से कम एसिडिक होगा, वो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ ग्रुप इज ईडीजी और ईडब्ल्यूजी। सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई whether a group is EDG or EWG, है ना। some people call EDG as ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपका ये है, जैसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे मैं आपको बता दूं NO2 है, CN है, ठीक है, COOH है, CHO है ना, और आपके जैसे CH3 है, OR है, NH2 है, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट हैं, फिनॉल में ये लगे हुए आ सकते हैं क्वेश्चन में। अब हमको ये बताना है इनमें से कौन ईडीजी है और कौन ईडब्ल्यूजी, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा फिर क्वेश्चन आसानी से हम कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। क्योंकि अगर ईडब्ल्यूजी है तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ईडीजी है तो वो कम एसिडिक हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से हम पता कैसे करेंगे कौन ईडब्ल्यूजी है और कौन ईडीजी है। देखो अगर आपने पढ़े हों तो आपको 2-3 इफेक्ट यहाँ पे काम आने वाले हैं। पहला तो है मीजोमेरिक इफेक्ट और एक है इंडक्टिव इफेक्ट। तो 2 इफेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट हेयर। अब आपने अगर आपको याद हो तो एक होता है प्लस एम इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट इज अगेन ऑफ 2 टाइप, एक प्लस इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अगेन 2 टाइप, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये चारों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी जो ग्रुप हम देख रहे हैं वो ईडीजी होने वाला है या ईडीजी होने वाला है या ईडब्ल्यूजी होने वाला है। तो ये चारों ग्रुप मिलके डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात देख लो, प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। और इस इफेक्ट से माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इस इफेक्ट से फिर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और इस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान लो हमारे पास फिनॉल है और इस फिनॉल में यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम, तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा। और अगर ये माइनस एम शो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग से लेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन। ऐसे समझ लो। अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो अगेन इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर ये माइनस आई शो कर रहा है तो फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अल्टीमेटली बात यह है कि हम ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ग्रुप है
वो कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहा है, वो प्लस एम कर रहा है या माइनस एम कर रहा है या प्लस आई कर रहा है या माइनस आई कर रहा है। और फिर हम डिसाइड करने वाले हैं इनसे कि जो हमारा ग्रुप है वो ईडीजी होने वाला है या या वो ईडब्ल्यूजी होने वाला है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कौन सा ग्रुप प्लस एम करेगा, कौन सा माइनस एम करेगा, कौन सा प्लस आई करेगा, कौन सा माइनस आई करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्रिक, है ना। क्या ट्रिक देख रहे हैं कि कौन प्लस एम, कौन माइनस एम, कौन प्लस आई, कौन माइनस आई। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लस एम इफेक्ट के बारे में। तो कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें जरा कि देयर शुड बी a presence of lone pair at atom directly connected to benzene ring, to show ट्रिक्स हैं टू शो प्लस एम इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? देखो बड़ा ही आसान है ये। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके बारे में, हमारे पास ये ग्रुप है OCH3। अभी तो हम ये देख रहे हैं कौन सा ग्रुप प्लस एम, कौन माइनस एम, कौन प्लस आई, कौन माइनस आई। तो ये एक देखो ये एक ग्रुप होता है इस तरीके से। तो अब आप ये देख लो कि इस ग्रुप में बेंजीन से जो एटम कनेक्टेड है डायरेक्टली वो कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास हमें लोन पेयर नजर आ रहा है बस। तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नजर आ रहा है, ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करने वाला है? प्लस एम इफेक्ट। दैट्स ऑल। ठीक। तो क्या है? देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। यानी कि ग्रुप का वो एटम जो सीधा बेंजीन से कनेक्टेड है, अगर उस एटम के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, तो वो क्या इफेक्ट शो करने वाला है? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है ना, है ना। अब देखो जैसे एक और बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे जैसे ये है, आपको मालूम है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बॉन्ड बनाने में लग गया, तो इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो आप देखो हेलोजन का ये एक ही एटम है और इस एटम के पास लोन पेयर है। तो जो बेंजीन से सीधा एटम कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो पक्का ही वो कौन सा इफेक्ट शो करने जा रहा है? प्लस एम इफेक्ट। बड़ा ही आसान है, बड़ी आसान सी ट्रिक है। ठीक। नेक्स्ट अब देख रहे हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में हम कैसे पता करेंगे। नोट करें, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एटम ऑफ ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट टू शो माइनस एम इफेक्ट। देखो साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, मैं आपको बताता हूं इसको। लुक, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं ये वाला NO2, ये तो बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ है NO2। मुझे पता करना है NO2 प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके अगर देखूंगा ना, तो N अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ये। दिस ओपन अगर हम करेंगे तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी गेट। ठीक है, NO2 में ये होता है। तो N के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,5 होता है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2,5। तो 5 में से 1 2 3 तो यहाँ शेयर हो गए। इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे वो इसने दे दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, किसको? ऑक्सीजन को। बात समझ पा रहे हैं? अब आप इसको ऐसे देखो कि बेंजीन से जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको तो मैं नंबर दे रहा हूँ 1, और उससे जो कनेक्टेड है उसको मैं क्या नंबर दे रहा हूँ? 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है? डबल बॉन्ड। तो अगर बेंजीन से कनेक्टेड फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, तो आप समझ जाना कि जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करने जा रहा है? माइनस एम।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो क्या लिखा है, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। कहाँ कहाँ, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एटम ऑफ ग्रुप टू शो -m इफेक्ट। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। अगर हमारे बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर दिख जाए तो +m, तो +m। लेकिन अगर बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप के फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो कौन सा इफेक्ट शो करने जा रहा है, वो -m। जैसे देखो, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे आपके पास ये है CN, अगर मैं CN को ओपन करके लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा। अब इसमें आप देखो, दिस इज फर्स्ट एटम और दिस इज सेकंड, तो आपको फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो बिकॉज वी हैव ट्रिपल बॉन्ड हियर, दिस इज अगेन गोइंग टू शो -m इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो यू नीड टू कीप दीज ट्रिक्स इन योर माइंड in order to identify whether a group is showing +m और -m इफेक्ट। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर मैं आपको बताता हूँ आई इफेक्ट के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा ग्रुप +i इफेक्ट शो कर रहा है या -i। थर्ड, तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देखने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखो इसमें नोट करिए, इफ एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, connected to benzene ring is more electronegative। वे नोट करो फिर समझाते हैं। is more electronegative than benzene carbon। तो क्या होगा, then the whole group shows -i effect and vice versa। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो जरा इधर नोट करिए, ध्यान दो। जैसे मान लो हमारे पास एक ग्रुप है OCH3। देखो अगर मुझे +m और -m बताना हो तो वो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि बेंजीन से जो फर्स्ट एटम जुड़ा हुआ है उस पहले एटम पर ही लोन पेयर है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करने वाला है, +m। तो उसका तो बात नहीं है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये +i शो करेगा या -i। तो आप ये देखो, यहाँ पे कौन सा एटम है, कार्बन है, हर जगह कार्बन होता है, ठीक। और ये कौन सा एटम है, ये है ऑक्सीजन। तो आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो एटम यहाँ कनेक्टेड है, फर्स्ट एटम की बात कर रहा हूं मैं, ये एटम कार्बन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और मैं क्या बोलूंगा कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, दिस इज शोइंग -i इफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर ये जो हमारा एटम है, ये एटम अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ये शो करेगा +i इफेक्ट। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो देखो, अगर ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पूरा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -i। और अगर ये फर्स्ट वाला एटम इस कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। भाई अगर मान लो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस एटम से, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ खींच लेगा, इधर की तरफ। तो फिर ये कौन सा इफेक्ट शो कर देगा, +i। तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ज्यादातर तो क्लियरली नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन है तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हेलोजन है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। तो वो तो बात थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इफ एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अगर जो एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -i। एंड वाइस वर्सा, है ना। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और फिर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +i। ठीक है, चलिए। तो देखो अब हम ये पता कर चुके हैं कि कोई भी ग्रुप +m इफेक्ट शो कर रहा है या -m, या +i कर रहा है या -i, ये कैसे पता करा जाएगा, ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए जरा, ये लिखो कि इफ साइन ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट
और इंडक्टिव इफेक्ट आर डिफरेंट, और इंडक्टिव इफेक्ट आर डिफरेंट, then mesomeric effect is dominant over inductive effect। तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको देखो इसी एग्जांपल में बता सकता हूं। जैसे कि आप यहां देखो, अगर मेरे से आप पूछो कि ग्रुप प्लस एम शो करेगा या माइनस एम, जल्दी बताओ, तो मैं कहूंगा प्लस एम। प्लस एम क्यों? क्योंकि फर्स्ट आइटम के पास ही लोन पेयर है, ये जो हमारा रूल है उसके हिसाब से प्लस एम कर रहा है। अच्छा, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा करेगा, माइनस आई या प्लस आई? तो मैं बता चुका हूँ माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो माइनस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप देखो, प्लस एम इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन देगा और माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? तो मैंने आपको क्या लिखवाया है, साइन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट आर डिफरेंट। अगर दोनों के साइन अलग अलग हो तो, जैसे कि प्लस का साइन है, इसका माइनस का साइन है, मेसोमेरिक का साइन प्लस है, इंडक्टिव इफेक्ट का साइन माइनस है, तो क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट, यानी कि फिर किसकी चलेगी, मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन देगा ही। नहीं समझ में आ रहे? ठीक है ना। तो अगर दोनों के साइन अपोजिट हों तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन्स। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हैलोजन के केस में कौन विनर होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। वह मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। और जनरली कौन सा होता है, बाकी सबके लिए मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट। ठीक है, तो इसको मैं आपको और एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। वी विल सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लो हमारे पास ये बेंजीन है और इस पे एक ग्रुप लगा हुआ है। सपोज करो दिस इज शोइंग प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस एम इफेक्ट से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। भाई प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल ही सकता हूँ कि जो आपका ये जो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, दिस इज ईडीजी। बोलो, दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ये देगा ही, और ये ग्रुप कैसा हो गया, ईडीजी। ठीक, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हमारे पास जो ग्रुप है, सपोज करो ये प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर अभी रुक जाओ, ये माइनस एम और माइनस आई शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है और माइनस आई शो कर रहा है। अब माइनस एम से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, विड्रॉ करे जाते हैं, माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे जाते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग में से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच रहा है, और इस केस में जो हमारा जी है, जो हमारा ग्रुप है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन अगर थोड़ा केस ऐसा हो जाए कि जो बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दिस इज शोइंग प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम भी कर रहा है, माइनस आई भी कर रहा है। अब प्लस एम इफेक्ट की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, भाई प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब हमें तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली दे रहा है कि ले रहा है। तो आपको जो लास्ट में पॉइंट लिखवाया है वो क्या है, कि जब दोनों के साइन अपोजिट हों तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट। तो इस केस में मेसोमेरिक डोमिनेंट होगा, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ये देगा ही, प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन दिए ही जाते हैं, तो ये फिर क्या बन जाएगा, दिस विल नाउ बिहेव लाइक EDG। नहीं समझ में आ रहे? ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको इसी तरीके से पता करना है, या फिर इसको आप ऐसे देखिए, ये शो कर रहा है माइनस एम और प्लस आई। अब आप इसमें ऐसे देख लो, भाई माइनस एम से ये क्या करेगा, माइनस एम से तो इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस जहां लग जाए इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, प्लस जहां लग जाए इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दैट्स ऑल। और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक से ले रहा है, तो हम कैसे पता करें कि अब ये EDG की तरह काम कर रहा है या EWG की तरह काम कर रहा है? तो आपको याद रखना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट। तो मेसोमेरिक डोमिनेंट है। अब मेसोमेरिक का साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, EWG की तरह। समझ में आ रहे हैं? तो अगर प्लस एम और प्लस आई
तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है ईडीजी, और माइनस माइनस दोनों, तो इलेक्ट्रॉन दोनों इफेक्ट से खींच रहा है, तो ईडब्ल्यूजी। और अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर हेलोजन आ जाए तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट और मीजोमेरिक इफेक्ट रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स थोड़ा नोट कर लीजिए। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट विच ग्रुप इज ईडीजी और विच ग्रुप इज ईडब्ल्यूजी। हम आसानी से पता कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ईडीजी है या ईडब्ल्यूजी है। ठीक है, लेकिन बिफोर वी गो फॉर द रियल क्वेश्चंस, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वो हम करने वाले हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट नोट और लिखवा रहा हूँ। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो नोट जरा लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि द प्रेजेंस ऑफ ईडीजी एंड ईडब्ल्यूजी is more effective on ortho and para than at meta. What does it mean? EWG और EDG की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर है? ऑर्थो और पैरा पे एज कंपेयर टू मेटा। देखो इसको ऐसे समझो, इट मीन्स आपको मालूम है कि ईडीजी से एसिडिटी घटेगी, अभी अभी बताया है, और ईडब्ल्यूजी से एसिडिटी बढ़ेगी। तो जो इट मीन्स अगर ईडब्ल्यूजी हमारा ऑर्थो और पैरा पे होगा तो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर ईडब्ल्यूजी कहाँ होगा? मेटा पे, तो एसिडिटी बढ़ेगी तो सही, क्योंकि ईडब्ल्यूजी एसिडिटी बढ़ाता है, बट कम बढ़ेगी। क्योंकि ईडीजी और ईडब्ल्यूजी की प्रेजेंस ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर है? ऑर्थो और पैरा पे एज कंपेयर टू मेटा। अब जैसे ईडीजी से क्या होगा? ईडीजी डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, लिखवा जाए ना पॉइंट। तो अगर ईडीजी ऑर्थो और पैरा पे हुआ तो एसिडिटी में जो कमी आएगी वो ज़्यादा होगी, और अगर ईडीजी मेटा पे हुआ तो एसिडिटी में आने वाली कमी थोड़ी कम होगी। ऐसे ही ईडब्ल्यूजी अगर ऑर्थो पैरा पे हुआ तो एसिडिटी बहुत बढ़ेगी, और अगर ईडब्ल्यूजी हुआ मेटा पे तो एसिडिटी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, इट मीन्स ईडब्ल्यूजी इंक्रीजेज एसिडिटी मच एट ऑर्थो एंड पैरा, एट ऑर्थो एंड पैरा एज कंपेयर टू मेटा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर ईडीजी होगा ऑर्थो और पैरा पे तो एसिडिटी ज़्यादा घट जाएगी, और मेटा पे होगा तो कम घटेगी। ठीक, एक पॉइंट तो ये है। एक लास्ट पॉइंट और, मीजोमेरिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या ओनली ऑन कर लो, ओनली ऑन एट ही सही है, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, नॉट एट मेटा। ये पॉइंट भी याद रखना है। मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करता है, मेटा पोजीशन पे नहीं काम करेगा मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हमें हाइपर कंजुगेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी याद रखो, दैट ऑल्सो एक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, नॉट एट मेटा पोजीशन। देखो ये अगर आपको याद हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो हमने रिजोनेंस देखा था, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस से नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, याद है? तो नेगेटिव चार्ज पहले कहाँ आया? ऑर्थो पे, फिर कहाँ आया? पैरा पे, फिर कहाँ आया? ऑर्थो पे। मेटा पे तो कभी आया ही नहीं। तो जो मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट की बात होती है, तो ये सिर्फ कहाँ पे काम करेगा? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कभी नहीं आता मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जितना भी मैंने आपको अब तक नोट करवाया है, अगर मैं उसकी आपको समरी बताऊं तो समरी ये है कि अगर हमारे फिनॉल पे ईडब्ल्यूजी होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, ईडीजी होगा तो एसिडिटी घटेगी। ठीक है, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो हमारा ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो ईडीजी है या ईडब्ल्यूजी। तो उसके लिए हमें पता लगाना है कि जो ग्रुप है वो प्लस एम शो कर रहा है या माइनस एम, प्लस आई शो कर रहा है या माइनस आई। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है कि अगर हमारे ग्रुप के फर्स्ट एटम पर जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर उस पर क्या है? लोन पेयर्स,
देन इट इज शोइंग प्लस एम इफेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या था कि इफ देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एटम देन ग्रुप इज शोइंग माइनस एम इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ये बताया है कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के ऊपर, अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ देन द होल ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट। अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन होल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। और मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे देन मेसोमेरिक इफेक्ट विल बी डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हेलोजेंस, क्योंकि हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नीचे रह जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज दी फॉलोइंग्स इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो तो एग्जाम में जो पूछे उस हिसाब से कर लेना। पहला ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ जो NO2 है वो EDG है या EWG, और EDG EWG कैसे पता चलेगा, इसके प्लस एम माइनस एम और प्लस आई और माइनस आई देखने से। तो आप ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा नाइट्रो को, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि नाइट्रो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करने वाला है, इट इज गोइंग टू शो माइनस एम इफेक्ट। बोलो एक और बात, अब आ जाओ इंडक्टिव इफेक्ट पे। नाइट्रोजन है और यहाँ कार्बन है, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्यों भाई, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा अपनी तरफ। तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई। तो माइनस एम और माइनस आई दोनों शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज एक्टिंग एज EWG, किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये, दिस इज एक्टिंग एज EWG। ठीक, यहाँ आ जाओ जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होने वाले हैं, लोन पेयर। अगर एग्जाम में शो करता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6। तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शेयर कर लिया, एक इधर कार्बन से शेयर कर लिया, तो 4 तो बचेंगे और 4 के 2 लोन पेयर बन जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ आप देखो कि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड जो ग्रुप है उसके पहले एटम पर लोन पेयर दिख रहा है, तो ये प्लस एम शो करने वाला है। दूसरी बात क्या है कि प्लस एम तो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन नीचे खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये क्या शो करने वाला है, माइनस आई। और आपको मालूम है प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई ही होगा। बोलो यस और नो। मैं बता चुका हूं कि जब मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के साइन डिफरेंट हों तो क्या होने वाला है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। तो यहां तो कुछ है ही नहीं। अब आप ये बताओ, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इनमें से ये ग्रुप कौन सा, EWG या EDG। दिस इज गोइंग टू बी EWG। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज EWG, है ना, अपने समझने के लिए। और ये क्या होने वाला है, EWG या EDG, EDG, क्योंकि प्लस एम से इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, दे रहा है, और माइनस आई से ले रहा है, लेकिन प्लस एम डोमिनेंट है तो अल्टीमेटली देगा ही। तो ये किसकी तरह काम करने जा रहा है, दिस इज EDG, और यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि EDG फिनॉल का एसिडिटी घटाएगा, तो सबसे कम एसिडिक कौन होने वाला है, EDG वाला। तो सबसे कम एसिडिक कौन, सेकंड वाला, है ना। उससे ज्यादा कौन होगा बताओ, इससे ज्यादा कौन होगा, ये या ये वाला, ये वाला होगा पहले, क्योंकि EWG तो एसिडिटी बढ़ा देता है, तो इसकी सबसे ज्यादा है, और वहां कुछ नहीं है, ना EDG है ना EWG है। तो सेकंड से ज्यादा किसकी होगी, थर्ड की, उससे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको EDG EWG क्लियरली मेंशन था, लेकिन इसमें सारे के सारे क्या होने वाले हैं, EWG। भाई NO2 अभी EWG बता चुके हैं ना, तो EWG हर जगह होने वाला है, बस केवल उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है। ये मेटा पे, ये ऑर्थो पे, और ये वाला पैरा पे है। देखो जरा ध्यान दीजिए,
तो NO2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि N और O के बीच में क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, है ना। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करने जा रहा था, -M। और जो नाइट्रोजन है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये एक और इफेक्ट शो कर रहा था, कौन सा, -I। लेकिन ये मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क, तो यहाँ -M तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -I। तो -I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उधर से, ठीक। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ये दो इफेक्ट शो करेगा, -M भी करेगा, -I भी करेगा। क्यों करेगा बताओ जरा, -M क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाएगा, और -I इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो -I भी कर देगा। सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है, -M और -I, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये NO2 EWG है, यहाँ पर भी जो NO2 है वो EWG है, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, EWG ही है, यहाँ पर भी EWG है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आपको मालूम है कि EWG इंक्रीज द एसिडिटी, तो इन तीनों में EWG है, तो इन तीनों की एसिडिटी इससे तो ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि इसमें EWG नहीं है। तो सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, इसकी, बोलो सबसे कम एसिडिटी इसकी होगी। रुक जाओ, अब आप ये देखो, ये भी EWG, ये भी EWG, ये भी EWG, तो इन तीनों में सबसे कम इफेक्टिव EWG कौन सा है, सबसे कम इफेक्टिव ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दो इफेक्ट से, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा दो इफेक्ट से, और ये इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है लेकिन सिर्फ सिंगल इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट, -M तो काम ही नहीं कर रहा है ना। तो इससे ज्यादा ये वाला एसिडिक होगा, है ना, क्योंकि EWG यहाँ पे है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये दोनों एसिडिक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो EWG है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहाँ दो इफेक्ट हैं, दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इससे ज्यादा ये दोनों एसिडिक होने वाले हैं। लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इन दोनों में आप देखो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि यहाँ भी EWG है, ये भी EWG है, यहाँ भी दो इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ भी दो इफेक्ट लग रहे हैं, तो इन दोनों में आप कंपैरिजन कैसे करोगे। तो पहले मैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई टेल यू दैट दीज बोथ आर नियरली इक्वल एसिडिक, इनकी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इनको एसिडिटी का कंपैरिजन करें तो इससे ज़्यादा ये एसिडिक होता है, मैंने पहले बता दिया पैरा वाली हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इससे ज़्यादा ये एसिडिक क्यों है। तो इन दोनों का तो क्लियर है, यहाँ कोई EWG नहीं है, यहाँ EWG है, लेकिन एक इफेक्ट से काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा ये एसिडिक होगा, तो इससे ज़्यादा ये होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ EWG एक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दो इफेक्ट से खींच रहा है, तो यहाँ EWG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ EWG बढ़ता जाएगा, EWG की पावर बढ़ती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि EWG एसिडिटी बढ़ाता है। लेकिन इन दोनों में इससे ज़्यादा ये एसिडिक कैसे हो गया भाई। क्वेश्चन तो सिंपल सा है कि ये भी NO2 दो इफेक्ट से EWG है, और ये NO2 भी दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, EWG की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये दोनों की एसिडिटी नियरली इक्वल होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, ऑब्जर्वेशन करें, तो इसकी ज़्यादा निकलेगी, इसकी कम निकलेगी। उसका रीज़न क्या है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका जो रीज़न है वो थोड़ा अलग है, आपने सोचा भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों की एसिडिटी का कंपैरिजन करने के लिए मैं इन दोनों को यहाँ बना ले रहा हूँ, थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिए। देखो, अगर मैं लेता हूँ ये, दिस इज व्हाट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सही है ना। अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो क्या लिखूँगा, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और वो क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। बोलो यस और नो, दिस इज व्हाट, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब मैं इनके स्ट्रक्चर्स थोड़े ओपन कर देता हूँ जरा, और फिर आप ध्यान दीजिए, O और H मैंने इसको इस तरीके से ओपन कर दिया, और NO2 को भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है, ये OH। कोई दिक्कत है ना। तो इनके बॉन्ड्स को मैंने ओपन कर दिया, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, N, ये इस तरीके से, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे होगा क्या वो समझो जरा। देखो, एक चीज़ होती है, यहाँ पे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव,
और दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव। बोलो यस और नो। भाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा ऑर्डर पता है कि नहीं पता? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, इस तरीके से रहते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। हाँ, इंट्रामोलिकुलर में कर लीजिए, INTRA कर लो। ठीक, और यहाँ पे ऐसा कोई बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब एक चीज नोटिस करो कि जैसे ही मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, चलो पहले इसकी बात कर लो, वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा और इट विल शो एसिडिक बिहेवियर। लेकिन अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये H को निकलना तो है H पॉजिटिव बन के, और एसिडिक नेचर शो भी करेगा, बट इस H को निकलने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस H को निकलने के लिए तो सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटना था, और इस H को निकलने के लिए दो बॉन्ड का टूटना जरूरी है, एक इसका और एक इसका। तो इस H का निकलना मुश्किल है। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये वाला, ये कम एसिडिक, क्योंकि H पॉजिटिव आसानी से निकल नहीं पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो इसी वजह से क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेसर एसिडिक देन दिस। बात समझ में आ रही है? तो ये बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक है, ये थोड़ा कम। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका नाइट्रोफिनॉल्स का एसिडिटी का ऑर्डर। क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन चारों को आपको अरेंज करना है इनके एसिडिटी के ऑर्डर में। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, सारे के सारे फिनॉल हैं। फिनॉल में हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नोटिस करनी है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके फर्स्ट एटम पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो प्लस एम इफेक्ट तो शो करेगा नहीं। अच्छा, ना ही यहाँ के फर्स्ट और सेकंड के एटम के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करें तो कार्बन एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये -M भी शो नहीं करने वाला। इट मीन्स CH3 इज नॉट गोइंग टू शो मेसोमेरिक इफेक्ट, ना तो ये +M शो कर रहा है या ना ये -M शो कर रहा है। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होता है इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, है ना, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है हाइपर कंजुगेशन। तो ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है। तो एक तो ये कौन सा इफेक्ट शो करने जा रहा है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये भी कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन। प्लस हाइपर कंजुगेशन का मतलब है हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा इधर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि इट एक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन। सेम हैपेंस विद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इट आल्सो एक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। ये मेटा पे काम नहीं करता, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन की कोई बात हम करेंगे नहीं, वहां पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक, अच्छा एक चीज और देखिए जरा कि ये जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन और एक कार्बन ये है, दोनों में से किस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये बता सकते हैं आप? देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा यहां पे बनाऊं, देखो, तो अगर मेरे को इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बताते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर से। तो इस कार्बन पे आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3, एक सिग्मा, दूसरा और ये तीसरा, ये तो पाई बॉन्ड होगा, तो इट हैज 3 सिग्मा। लोन पेयर इस पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया? 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। ठीक है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करके हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी 11th का ये वैसे हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर इस कार्बन पे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देने जा रहे हैं? एक तो ये हो जाएगा, ये, और 3 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, तो टोटल जो सिग्मा होंगे वो कितने होंगे? 4। और 4 सिग्मा मैं यहां लिख देता हूं,
सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 4 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं, तो आंसर आ गया 4। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनता है, sp3। तो ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है। अच्छा, s करेक्टर ज्यादा कहाँ पर है, क्यों भाई, यहाँ पे ज्यादा s करेक्टर है, इट इज 33% s करेक्टर और इट इज 25% s करेक्टर। तो s करेक्टर मोर, x करेक्टर मोर कौन से कार्बन पे, बेंजीन वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे s करेक्टर लेस है, यहाँ पे s करेक्टर लेस। बोलो यस और नो। अब आपको मैंने एक दिन बताया था कि जैसे जैसे परसेंट s करेक्टर कहीं पर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाती है ना, याद रखना इस बात को, परसेंट s करेक्टर के साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो s करेक्टर ज्यादा कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पे, यहाँ s करेक्टर ज्यादा है, तो ये वाला कार्बन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। बात समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन है, ये वाला। क्लियर है ना? तो बेंजीन कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मिथाइल कार्बन। अब यहाँ आ जाओ जरा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2 कार्बन हमको दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक कार्बन है ये वाला, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होने वाला है, ये वाला। तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ नहीं खींच ले जाएगा, थोड़ा सा खींच ले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट। बोलो यस और नो। ठीक, यहाँ पर भी दिस कार्बन इज उसी की तरह होने जा रहा है, ये sp3 हो जाएगा, ये sp2, यहाँ ज्यादा कार्बन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो ये केवल क्या शो करने जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह काम करता है, चाहे कोई सा भी पोजीशन हो, ऑर्थो पैरा मेटा जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ कुछ है नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन देना है, प्लस का मतलब ही इलेक्ट्रॉन देना है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये अल्टीमेटली जो CH3 है उसको मैं क्या मानूंगा, दिस इज EDG, और ये भी क्या हो जाएगा, इट इज EDG, और ये भी क्या हो जाने वाला है, EDG। इलेक्ट्रॉन तो ये भी दे रहा है, ये सिर्फ एक इफेक्ट से दे रहा है, ये 2 इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और वहां ना EDG है ना EWG है। अब आपको मैंने शुरू में ही बता रखा है कि EWG एसिडिटी इंक्रीज करेगा फिनॉल में, और EDG एसिडिटी को घटाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें कौन होने जा रहा है, क्योंकि सब में EDG है तो सबकी एसिडिटी क्या होने जा रही है, घटने जा रही है। तो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें EWG नहीं है एसिडिटी बढ़ाने वाला, तो कोई घटाने वाला भी तो नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। बोलो यस और नो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो रहा है। ठीक, अब इन तीनों में देखो, तीनों में EDG है। अब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए जाएंगे वहां एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये सबसे कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये EDG तो है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इससे ये कम एसिडिक है क्योंकि यहाँ EDG है, लेकिन EDG सिर्फ एक ही इफेक्ट से लग रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 इफेक्ट से लग रहा है। तो इनसे तो ज्यादा एसिडिक यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये कम दे रहा है, ये ज्यादा देंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे रिंग को, उतना एसिडिक नेचर ज्यादा घट जाएगा, और जितने कम दिए जाएंगे एसिडिक नेचर में आने वाली कमी उतनी ही छोटी होगी, है ना। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। तो इससे थोड़ा कम एसिडिक ये हो जाएगा, और इससे भी कम एसिडिक ये दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ पे EDG बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो दोनों हैं, इससे ये दोनों कम एसिडिक होने वाले हैं। ठीक, अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। ये क्या कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है। ये हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है। देखो ऐसा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट यानी कि जितना दूर होगा उतना ही कम काम करेगा। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तो OH के बहुत पास में है और यहाँ बहुत ही दूर है। हाँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दिए गए, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दिए गए, इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ दिए गए, लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा दिए जाएंगे क्योंकि ये बहुत पास है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना पास होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग काम करता है। और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम काम करेगा क्योंकि ये बहुत दूर है OH से, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए जा रहे हैं, इधर या इधर? ज़्यादा दिए जा रहे हैं इधर। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतना ही एसिडिटी कम होगी। तो इन दोनों में एसिडिटी ज़्यादा कम किसकी होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा इधर। बात समझ में आ रही है? तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना दूर होगा ग्रुप उतना ही कम काम करेगा और जितना पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग काम करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने का नेचर ज़्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से तो बराबर है दोनों में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन देने का नेचर थोड़ा कम है। तो जहाँ ज़्यादा दिए जाएंगे वहाँ एसिडिटी में कमी ज़्यादा आ जाएगी, तो कम एसिडिक ये है, ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक। तो ये है आपका, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ आप ध्यान दें कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो आने वाला ही है, ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोन पेयर क्वेश्चन में नहीं दिखाए गए तो आप खुद ही समझ जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक इधर कार्बन के संग, 4 तो बचेंगे और 4 के 2 लोन पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि ये ग्रुप क्या प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये मेटा पे है तो मेटा पे प्लस एम तो नहीं काम करेगा। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होगा, -I + I। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, तो इट विल शो ओनली -I इफेक्ट। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये प्लस एम भी शो करने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू शो प्लस एम, और -I भी शो करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच के ले जाएगा, तो -I भी करेगा। लेकिन आपको मालूम है प्लस एम इज ग्रेटर देन -I, ठीक। एक और देख लीजिए जरा, इधर यहाँ पे भी क्या करने जा रहा है, प्लस एम और -I भी करेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, -I, और यहाँ भी क्या होने जा रहा है, प्लस एम ग्रेटर देन -I। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के साइन डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हैलोजेंस में उल्टा होगा, वहाँ इंडक्टिव डोमिनेंट हो जाएगा मेसोमेरिक के ऊपर। चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पे ये -I शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -I से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे बाहर की तरफ, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, EWG या EDG? तो दिस इज एक्टिंग एज EWG, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, -I, -I इलेक्ट्रॉन लेना। यहाँ पे आप देखिए प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और -I से ले रहा है, लेकिन देने वाला डोमिनेंट है, तो इट इज एक्टिंग एज EDG। और यहाँ पर भी क्या होगा, दिस इज EDG। अब हमको पता है कि EWG एसिडिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ तो EDG है, यहाँ EWG है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होने जा रहा है, ये वाला, ठीक, दिस इज मोस्ट एसिडिक। अब आ जाओ, अब देखो इन दोनों में तो EDG है तो एसिडिटी घटाएगा, यहाँ EDG नहीं है, EWG नहीं है, तो EDG भी तो नहीं है, कोई एसिडिटी घटाने वाला भी नहीं है, तो इससे थोड़ा कम एसिडिक कौन होगा, ये वाला। और इससे तो ये दोनों ही कम एसिडिक होने वाले हैं क्योंकि इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, EDG। अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों में कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्लस एम से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और -I से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा और -I से लेगा, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट तो चाहे ऑर्थो हो चाहे पैरा बराबर ही इंटेंसिटी के संग काम करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा, इधर या इधर, क्योंकि यहाँ पास में पड़ रहा है। मैं बता चुका हूँ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जितना पास होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेगा। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस एम इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए गए उतने ही यहाँ दिए गए, लेकिन -I से ज़्यादा खींचे कहाँ से गए, यहाँ पे, और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन वापस लिए जाएंगे -I से। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग EDG कौन है, ये या ये वाला, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग EDG ये वाला होगा। क्यों होगा ज़्यादा, और एक बार सुन लीजिए, प्लस एम इफेक्ट से जितने इसने दिए उतने ही इसने भी दिए, लेकिन -I से इसने वापस ज़्यादा ले लिए, ये -I से वापस कम ले पाया। तो EDG ये यहाँ पे जो EDG है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ EDG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ एसिडिटी में कमी भी ज़्यादा हो जाएगी।
तो कम एसिडिक कौन होगा, ये वाला, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये होने जा रहा है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, दिस इज पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथॉक्सीफिनॉल। ये मैंने आपको रीजन बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक रीजन और है, वो रीजन मैं आपको और बता देता हूँ। देयर इज वन मोर रीजन बिहाइंड दिस। मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को इधर बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, है ना, इसको मेटामिथॉक्सीफिनॉल, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका फिनॉल, ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल हो गया, और मैं एक और बना ले रहा हूँ आपका पैरामिथॉक्सीफिनॉल। थोड़ा आपको एक ध्यान देना है इधर। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप पास पास हैं, ध्यान से सुनना, दोनों ग्रुप पास होने की वजह से इनमें रिपल्सन लगने लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप है ना OH, दिस गोज आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो जब ये प्लेन से बाहर जाएगा तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ये क्योंकि प्लेन से बाहर चला गया तो हमने इसको दिखा दिया कि भाई देखो ये प्लेन से बाहर चला गया। ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इस पर तो कोई फर्क है नहीं। ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप बहुत दूर दूर है, यहाँ पे कहीं कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है और कहीं कोई ग्रुप प्लेन से बाहर नहीं जा रहा है। अब क्योंकि ये प्लेन से बाहर चला गया ये वाला ग्रुप, तो देखो ये ग्रुप जो है हमारा क्या है, दिस इज EDG, बता चुके हैं ना, ये ग्रुप कैसा है, EDG। तो इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहुँच किसके थ्रू रहे थे, रेजोनेंस के थ्रू। और जब ये प्लेन से बाहर चला जाएगा तो इसमें और इस पूरे ग्रुप में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये और ये दोनों कैसे होने चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए। OH प्लस ये बाकी जो ग्रुप है ये किसमें होना चाहिए, प्लेन में। लेकिन दोनों प्लेन से बाहर चले गए, ये प्लेन की अलग साइड में है, ये अलग साइड में है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन देने का जो नेचर है, जो ये इलेक्ट्रॉन देगा वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस यहाँ हो ही नहीं पाएगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे तो इसके EDG होने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ जो ये जो EDG है ना, ये कोई खास इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ जो EDG है वो खास इफेक्टिव नहीं है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रही नहीं तो इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर EDG की तरह काम कर रहा है, रेजोनेंस प्रॉपर हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर तक जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही ये कम एसिडिक होगा, तो इसकी एसिडिटी कम है और इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। दो रीज़न हो गए, एक तो हो गया +M-I, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सॉरी यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है, एक तो वो रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न ये भी हो जा रहा है। यहाँ चाहें तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन बोथ ग्रुप्स, बोथ कौन कौन से, OCH3 और OH, क्या हो जाएगा, बोथ ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड OH गोज आउट ऑफ द प्लेन, goes out of plane. So resonance done by this is disturbed and electron donating nature of OCH3 वो भी घट जाएगा, and electron donating nature of OCH3 decreases, क्योंकि रिजोनेंस नहीं हो पा रही, रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, वो नेचर घट गया, hence acidity increases, hence acidity increases। तो ज़्यादा इंक्रीज एसिडिटी किस में हो जाएगी, ऑर्थो वाले पे, पैरा वाला थोड़ा कम एसिडिक रहेगा। ठीक, नोट करिए।